Hello everyone, welcome to प्रकाश सीरीज ऑन उमराज क्लासेस। अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। अभी तक आपने इस बुक से 49 चैप्टर्स देखा। 49 चैप्टर्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं और आज हम देखेंगे 50, 51 एंड 52 चैप्टर्स में आपका क्या क्या है। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा हो जाएगा आज का सामाजिक समस्याएं, सोशल प्रॉब्लम्स। और सेकंड क्या हो जाएगा, जनसंख्या की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ पॉपुलेशन। एंड हमारा थर्ड टॉपिक आज का क्या रहेगा, समाज कल्याण कार्यक्रम, सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स। तो चलिए फिर देखते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारा रहेगा सामाजिक समस्याएं, सोशल प्रॉब्लम्स। तो इससे रिलेटेड जो भी पीवाईक्यूज आपके एग्जाम में बने हम सॉल्व करेंगे। और किस किस एग्जाम के पीवाईक्यूज इसमें इंक्लूड है, तो आपका पीजीटी का है, जीआईसी का है, और किस एग्जाम का है, आरपीएससी लेक्चरर एग्जामिनेशंस के हैं। तो चलिए फिर इनसे रिलेटेड जो भी पीवाईक्यूज आपके एग्जाम में बने हैं चलिए सॉल्व करते हैं। ये रहा आज का फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में कौन एक सामाजिक समस्या है। फर्स्ट ऑप्शन है महामारी, सेकंड ऑप्शन पागलपन, थर्ड ऑप्शन भूकंप, फोर्थ ऑप्शन है अस्पृश्यता। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो प्रेजेंट टाइम में देखें तो भारत में अनेक सामाजिक समस्याएं हैं। यद्यपि भारतवर्ष एक स्वतंत्र गणराज्य है जिसने धर्मनिरपेक्ष, प्रजातंत्र और आर्थिक समानता की प्रगतिशील मूल्यों को स्वीकार किया है, परंतु यहाँ निर्धनता पाई जाती है। गरीब अमीर के बीच बहुत बड़ी खाई दिखलाई पड़ती है। यहाँ धर्म, भाषा, प्रजाति, जाति और क्षेत्रता के आधार पर अनेक भेदभाव पाए जाते हैं। व्यक्ति व्यक्ति में सामाजिक और आर्थिक आधार पर ऊंच नीच का एक संसरण पाया जाता है, एक हायरार्की पाई जाती है। तो आपका जातिवाद हो गया, अस्पृश्यता हो गया, भाषावाद हो गया, प्रांतीयता हो गया, सांप्रदायिकता हो गया, ये सभी मौजूद हैं। तो हम बात करते हैं महामारी और पागलपन। तो ये आपका चिकित्सीय समस्या है, भूकंप आपका प्राकृतिक समस्या है और अस्पृश्यता आपका सामाजिक समस्या है। और क्वेश्चन में आपसे पूछा गया इनमें से कौन एक सामाजिक समस्या है। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, अस्पृश्यता। ये रहा आपका सामाजिक समस्याएं के अंतर्गत फर्स्ट टॉपिक बेकारी, अनएम्प्लॉयमेंट। तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बने हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है आपका, पहला क्वेश्चन है बेरोजगारी श्रम बाजार की वह दशा है जिसमें श्रम शक्ति की पूर्ति कार्य करने के स्थानों की संख्या से अधिक होती है, किसने परिभाषित किया। फर्स्ट ऑप्शन है इलियट यो मेरिल, सेकेंड ऑप्शन है कार्ल प्रीब्राम, थर्ड ऑप्शन है आर के मर्टन, फोर्थ ऑप्शन है आईसी ब्राउन। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो कार्ल प्रीब्राम ने कहा है कि बेरोजगारी श्रम बाजार की वह दशा है जिसमें श्रम शक्ति की पूर्ति कार्य करने के स्थानों की संख्या से अधिक होती है। अनएम्प्लॉयमेंट इज अ कंडीशन ऑफ द लेबर मार्केट इन विच द सप्लाई ऑफ लेबर पावर इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ अवेलेबल ओपनिंग्स। तो आपका यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, कार्ल प्रीब्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा कथन सत्य है। अब आपको बताना है इसमें जो दिया गया है कौन सा कथन आपका सत्य है। फर्स्ट ऑप्शन है गरीबी का कारण बेकारी है, सेकंड ऑप्शन है बेकारी का कारण गरीबी है, थर्ड ऑप्शन है गरीबी और बेकारी दोनों एक दूसरे के कारण और परिणाम है, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो गरीबी और बेकारी दोनों एक दूसरे के कारण और परिणाम है। बेकारी के कारण आमदनी नहीं होगी जिससे जमा धन सनय शनय धीरे धीरे खत्म हो जाने के बाद व्यक्ति गरीब हो जाता है। और गरीबी स्वरोजगार और निवेश के रास्ते का अवरोधक है। तो गरीबी जो है वो क्या है, स्वरोजगार एवं निवेश के रास्ते का अवरोधक है। तो यहाँ आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, गरीबी और बेकारी दोनों एक दूसरे के कारण और परिणाम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यापार में गिरावट अथवा आर्थिक तंगी एवं मुद्रास्फीति की वजह से पनपने वाली बेरोजगारी कहलाती है। फर्स्ट ऑप्शन है व्यक्तिपरक बेरोजगारी, सेकंड ऑप्शन है अकस्मात बेरोजगारी, थर्ड ऑप्शन है चक्रीय बेरोजगारी, फोर्थ ऑप्शन है मौसमी बेरोजगारी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो चक्रीय बेरोजगारी जो आपका साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट है, कौन सी बेरोजगारी है, वह बेरोजगारी है जो अर्थव्यवस्था में चक्रीय उतार चढ़ाव के कारण होती है। यह व्यापार चक्र के मंदी या अधोमुखी चरण के दौरान उस समय होती है जब आय तथा उत्पादन में काफी अधिक गिरावट व्यापक बेरोजगारी का कारण बनती है। तो यहाँ आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, चक्रीय बेरोजगारी। तो व्यापार में गिरावट अथवा आर्थिक तंगी
एवं मुद्रास्फीति की वजह से पनपने वाली बेरोजगारी चक्रीय बेरोजगारी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रचंड बेरोजगारी पाई जाती है। फर्स्ट ऑप्शन है औद्योगिक क्षेत्र में, सेकंड ऑप्शन कृषि क्षेत्र में, थर्ड ऑप्शन व्यापारिक क्षेत्र में, फोर्थ ऑप्शन है सेवा क्षेत्र में। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो भारत में प्रचंड बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। प्रचंड बेरोजगारी के अंतर्गत लोग नियोजित प्रतीत होते हैं, उनके पास भूखंड होता है जहां उन्हें काम मिलता है, और ऐसा प्रायः आपको कृषिगत काम में लगे परिजनों में देखने को मिलता है। किसी काम में 5 लोगों की आवश्यकता है, लेकिन उसमें 8 लोग लगे होते हैं। इन 3 अतिरिक्त लोगों द्वारा किया गया अंशदान 5 लोगों द्वारा किए गए योगदान में कोई बढ़ोतरी नहीं करता है। यदि 3 लोगों को हटा दिया जाए तो खेत की उत्पादकता में कोई कमी नहीं आएगी। ये 3 अतिरिक्त लोग आपके प्रचंड रूप से बेरोजगार होते हैं। तो आपका यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, कृषि क्षेत्र में। तो प्रचंड बेरोजगारी क्या है? ये तो आपका बुकिश लैंग्वेज हुआ। जैसे कि कोई खेत है, उसमें 5 लोग काम कर रहे हैं, तो जो आउटकम निकल के आएगा, अगर उसमें ये 8 लोग 3 लोग को और जोड़ दिया जाए, वो भी करेंगे, तो भी वही आउटकम निकल के आएगा। इनकी प्रोडक्टिविटी में कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। तो ये काम करे या ना करे, ये एडिशनल है, कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, कोई फर्क देखने को नहीं मिलेगा। तो इसे ही आपका कहते हैं छिपी हुई बेरोजगारी, जो कि आपको जनरली एग्रीकल्चरल फील्ड में देखने को मिलता है। ये बात आपको याद रखना है। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करें। आ है, भारत में ग्रामीण बेरोजगारी नगरीय बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण है। बा क्या है, भारत में आधुनिक कृषि प्रौद्योगिकी का प्रयोग भूमिहीनों के लिए गांव से पलायन करने का एक प्रबल प्रेरक है। उपर्युक्त वक्तव्यों पर आधारित होकर अपने उत्तर का चयन करें। आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन है आ सही है परंतु बा गलत है। बी ऑप्शन है बा सही है परंतु आ गलत है। सी ऑप्शन है दोनों आ एवं बा सही है परंतु बा वास्तव में आ की उपयुक्त व्याख्या नहीं करता है। डी ऑप्शन है दोनों आ एवं बा सही है और बा वास्तव में आ की उपयुक्त व्याख्या करता है। और ये क्वेश्चन आपसे पीजीटी एग्जाम 2000 में भी पूछा गया एंड 2002 में भी पूछा गया है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गांव में रोजगार के अच्छे अवसर उपलब्ध न होने के कारण रोजगार की तलाश में लोग ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्र में आते हैं, जिसके वजह से नगरों में भी बेरोजगारी बढ़ जाती है। वर्तमान में ग्रामीण स्तर पर आधुनिक कृषि प्रौद्योगिकी को भी बढ़ावा मिल रहा है, फिर भी इतनी उन्नति प्रौद्योगिकी नहीं हो पाई है कि लोग उसकी वजह से बेरोजगार हो रहे हैं, बल्कि ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगारी के अन्य कारण भी है, केवल कृषि प्रौद्योगिकी का प्रयोग ही नहीं है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोनों आ एवं बा सही है परंतु बा वास्तव में आ की उपयुक्त व्याख्या नहीं करता। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि ये भी आपका सही है कि भारत में ग्रामीण बेरोजगारी नगरीय बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण है, और भारत में आधुनिक कृषि प्रौद्योगिकी का प्रयोग भूमिहीनों के लिए गांव से पलायन करने का एक प्रबल कारक है। आइए देखते हैं सोशल प्रॉब्लम्स टॉपिक के अंतर्गत ही आपका ये सेकंड सब टॉपिक है निर्धनता। इससे पहले आपने देखा बेकारी अनएम्प्लॉयमेंट, और अब देखेंगे पावर्टी निर्धनता। तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बने, चलिए सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निर्धनता एक ऐसे जीवन स्तर के रूप में परिभाषित की जा सकती है जिसमें स्वास्थ्य और शरीर संबंधी दक्षता नहीं बनी रहती है। यह परिभाषा किस विद्वान की है? फर्स्ट ऑप्शन है गिलिनियम गिलिन, सेकंड ऑप्शन है बीवर, थर्ड ऑप्शन है गोडार्ड, फोर्थ ऑप्शन है माइकल कालिस की। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जे गोडार्ड के अकॉर्डिंग निर्धनता उन वस्तुओं की अपर्याप्त आपूर्ति है जो एक व्यक्ति या उसके आश्रितों के स्वास्थ्य और शरीर संबंधी दक्षता उसके अनुरक्षण के लिए अपेक्षित है। Poverty is insufficient supply of those things which are requisite for an individual to maintain himself and those dependent upon him in a health and vigor। वहीं हम बात करते हैं जॉन एल गिलिन की, तो इनके अकॉर्डिंग गरीबी को उस शर्त के रूप में परिभाषित किया गया है जिसमें एक व्यक्ति या तो अपर्याप्त आय की वजह से या फिर अपव्यय की वजह से पर्याप्त ऊंचा जीवन स्तर बरकरार नहीं रख पाता। किस चीज के लिए बरकरार नहीं रख पाता? पहले तो अपने शारीरिक और मानसिक दक्षता के लिए, और दूसरा उसे और उसके आश्रितों को आमतौर पर उस समाज के मानकों जिसके वह सदस्य हैं के अनुसार कार्य सक्षम बनाने हेतु। वही हम बात करते हैं ईजे रॉस के अकॉर्डिंग। तो ईजे रॉस के अकॉर्डिंग
गरीबी, निर्वाह और शारीरिक दक्षता के लिए आवश्यकताओं का अभाव है। माइकल हैरिंगटन की बात करते हैं तो माइकल हैरिंगटन के अकॉर्डिंग वह समाज गरीब है जो भोजन, स्वास्थ्य, आवास, शिक्षा और मनोरंजन के न्यूनतम स्तर से वंचित है। तो अगर एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछा जाए किसके अनुसार वह समाज गरीब है जो भोजन, स्वास्थ्य, आवास, शिक्षा और मनोरंजन के न्यूनतम स्तर से वंचित है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? माइकल हैरिंगटन। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, गोडार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह किसने कहा है कि निर्धनता एक ऐसे व्यक्ति के लिए उन वस्तुओं की अपर्याप्त आपूर्ति है जिनकी उपलब्धि उसके स्वयं तथा उसके आश्रितों के स्वास्थ्य और शक्ति के संरक्षण के लिए अपेक्षित है? फर्स्ट ऑप्शन गिलियम गिलिन, सेकंड ऑप्शन जेजी गोडार्ड, थर्ड ऑप्शन है इलियट यू मेरिल, फोर्थ ऑप्शन है सीबी मेमोरिया। तो अभी आपको बताया गया कि जेजी गोडार्ड के अकॉर्डिंग निर्धनता उन वस्तुओं की अपर्याप्त आपूर्ति है जो एक व्यक्ति और उसके आश्रितों के स्वास्थ्य और शक्ति के संरक्षण के लिए अपेक्षित है। आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, जेजी गोडार्ड। और यहाँ पर ये जो दिया गया आपका कोटेशन यहाँ पर थोड़ा बहुत चेंजेस के साथ है। निर्धनता एक ऐसे जीवन स्तर के रूप में परिभाषित की जा सकती है जिसमें स्वास्थ्य और शरीर संबंधी दक्षता नहीं बनी रहती। ये भी आपका दिया गया है कि गोडार्ड के द्वारा ही दिया गया है। और आप किसी किसी बुक में देखेंगे वहां माइकल कालिस्की को भी करेक्ट आंसर माना गया है, बट आपके घटना चक्र के बुक में जेजे गोडार्ड को करेक्ट माना गया है। चलिए देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत में निर्धनता का कारण है? फर्स्ट ऑप्शन है प्राकृतिक संसाधनों की कमी, सेकंड ऑप्शन है प्राकृतिक विपत्तियां, थर्ड ऑप्शन है कृषि का पिछड़ापन, फोर्थ ऑप्शन है यह सभी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये क्वेश्चन आपसे उत्तराखंड जीआईसी लेक्चरर एग्जाम 2020 में पूछा गया था। तो भारत में निर्धनता का कारण प्राकृतिक संसाधनों की कमी, प्राकृतिक विपत्तियां, कृषि का पिछड़ापन या सभी है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, यह सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्धनता मापन के लिए कितने आधार हैं? फर्स्ट ऑप्शन है एक, सेकंड ऑप्शन दो, थर्ड ऑप्शन तीन, फोर्थ ऑप्शन है अनेक। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो निर्धनता का आशय गरीबी की उस स्थिति से है जिसमें समाज का एक हिस्सा जीवन की बुनियादी आवश्यकताओं जैसे रोटी, कपड़ा और मकान हो गया, इसको प्राप्त करने में असमर्थ रहता है। और गरीबी की धारणा को दो तरह से मापा जा सकता है। पहला आपका हो जाएगा परंपरागत या आधारभूत दृष्टिकोण, और दूसरा क्या हो जाएगा? बहुआयामी दृष्टिकोण। तो गरीबी कितने प्रकार की होती है? गरीबी आपका दो प्रकार का होता है। एक आपका हो जाएगा सापेक्ष गरीबी जिसको बोलेंगे रिलेटिव पॉवर्टी, और दूसरा आपका क्या हो जाएगा? एब्सोल्यूट पॉवर्टी, निरपेक्ष गरीबी। तो रिलेटिव पॉवर्टी में आपका कंपैरिजन किया जाता है, बट एब्सोल्यूट पॉवर्टी में किसी से कोई कंपैरिजन नहीं किया जाता। जो आपका सापेक्ष गरीबी है इसको मापने की दो विधियां हैं, आपको पता है। पहला आपका हो जाता है लॉरेंज वक्र विधि और दूसरा क्या हो जाएगा? गिनी कोफिशिएंट। वही हम निरपेक्ष गरीबी की बात करें, इसके भी जो मेथड है, जिस मेथड से इसको मापा जाता है वो है आपका हेड काउंट मेथड। और इसके अलावा प्रोफेसर ए के सेन द्वारा प्रतिपादित सेन का निर्देशांक हो गया या फिर सेन का गरीबी गुणांक, इसके द्वारा भी निरपेक्ष गरीबी का माप किया जाता है। ये बात आपको याद रखना है। आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरीबी का मुख्य कारण है? फर्स्ट स्वयं व्यक्ति, सेकंड संस्कृति अथवा गरीबी की उपसंस्कृति, थर्ड सामाजिक संरचना अर्थात अन्यायपूर्ण सामाजिक परिस्थिति, फोर्थ सीमित अथवा प्रतिबंधित अवसर। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए ऑप्शन है एक और चार, बी ऑप्शन है एक, दो और तीन, सी ऑप्शन है दो, तीन और चार, और डी ऑप्शन है एक, दो, तीन और चार। और ये क्वेश्चन आपसे उत्तराखंड जीआईसी लेक्चरर एग्जाम 2020 में पूछा गया था। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो गरीबी के मुख्य कारणों में स्वयं व्यक्ति, संस्कृति अथवा गरीबी की उपसंस्कृति और सामाजिक संरचना अर्थात अन्यायपूर्ण सामाजिक परिस्थिति और सीमित अथवा प्रतिबंधित अवसर शामिल हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो गरीबी के मुख्य कारण में आपके ये चारों ही आ जाएंगे। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, एक, दो, तीन और चार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने निर्धनता के तीन कारण बताए हैं? व्यक्ति, संस्कृति एवं उप संस्कृति तथा सामाजिक संरचना। तो डेविड इलेस ने निर्धनता के तीन कारण बताए। पहला आपका हो जाता है व्यक्ति, इंडिविजुअल,
दूसरा आपका हो जाएगा संस्कृति एवं उपसंस्कृति, कल्चर एंड सब कल्चर। और तीसरा आपका क्या हो जाएगा, सामाजिक संरचना, सोशल स्ट्रक्चर। तो यहाँ आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए डेविड इलेस। तो आपको ध्यान में रखना, डेविड इलेस ने आपका जो पॉवर्टी है इसके 3 कारण बताए। पहला आपका हो जाएगा इंडिविजुअल मीन्स व्यक्ति, दूसरा आपका हो जाएगा कल्चर एंड सब कल्चर, संस्कृति एवं उपसंस्कृति, तीसरा आपका हो जाएगा सोशल स्ट्रक्चर, सामाजिक संरचना। तो ये 3 टाइप का आपका डेविड इलेस के द्वारा बताया गया, ये 3 कारण बताए गए निर्धनता का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतवर्ष में निर्धनता का कौन सा कारण अधिक उपयुक्त नहीं दिखाई देता है। फर्स्ट ऑप्शन अशिक्षा, सेकंड बेरोजगारी, थर्ड भाग्य का भरोसा करना, फोर्थ ऑप्शन है काम मिलने पर भी काम करने की इच्छा ना होना। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो भारत में निर्धनता के प्रमुख कारण है अशिक्षा है, निरक्षरता है, बेरोजगारी भी है और जनसंख्या की वृद्धि है, भाग्य का भरोसा, भाग्यवादिता और सामाजिक कारण रूढ़िवादिता, ये सभी है। और काम मिलने पर भी काम करने की इच्छा ना होना ये निर्धनता का कारण नहीं है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, काम मिलने पर भी काम करने की इच्छा न होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में निर्धनता का कौन एक कारण है। फर्स्ट ऑप्शन है शिक्षा, सेकंड ऑप्शन जनसंख्या वृद्धि, थर्ड ऑप्शन बेरोजगारी, फोर्थ ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो निर्धनता के प्रमुख कारण में आपका शिक्षा भी आएगा, जनसंख्या वृद्धि भी और बेरोजगारी भी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अब आ गया आपका थर्ड सब टॉपिक मद्यपान एवं मादक द्रव्य व्यसन। चलिए देखते हैं इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, नशा मुक्ति केंद्र निम्नलिखित में से कौन सी सुविधाएं प्रदान करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन परामर्श, सेकंड ऑप्शन मेडिकल सहायता, थर्ड ऑप्शन यौगिक आसन, फोर्थ ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो जो नशा मुक्ति केंद्र होता है ये आपको साइकोथेरेपी प्रोवाइड करता है, इंडिविजुअल काउंसलिंग भी करता है, ग्रुप काउंसलिंग भी करता है और मेडिकल असिस्टेंस भी प्रोवाइड करता है और यौगिक एक्सरसाइज भी प्रोवाइड करवाता है आपको। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो नशा मुक्ति केंद्र है आपको कौन कौन सी सुविधाएं प्रदान करते हैं, तो परामर्श भी देता है, मेडिकल सहायता भी और यौगिक आसन भी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मद्यपान की समस्या ने निम्नांकित में से समाज के किस वर्ग को सबसे अधिक प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है। फर्स्ट ऑप्शन धनी वर्ग, सेकंड ऑप्शन पर्यटक वर्ग, थर्ड ऑप्शन मेहनतकश वर्ग, फोर्थ ऑप्शन है विद्यार्थी वर्ग। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो भारत में मद्यपान करने वालों की संख्या बढ़ती ही जा रही, किंतु गंभीर रूप से मद्यपान के आदि व्यक्ति प्रायः आपके उच्च वर्ग, निम्न वर्ग के साथ साथ विद्यार्थी वर्ग में भी पाए जाते हैं। भारत में श्रमिक वर्ग जो आपका मेहनत कश वर्ग है, इसमें मद्यपान ने सर्वाधिक प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है और यह उद्योगों में श्रमिकों की निम्न स्तरीय कार्य क्षमता तथा अनुपस्थिति के लिए भी उत्तरदायी पाया गया है। तो आपका यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, मेहनतकश वर्ग। तो आप देख रहे होंगे कि मद्यपान की जो समस्या है अपने चरम पर जा रही है। भारत में बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे ड्रग्स वगैरह सबके आदी होते जा रहे हैं और इसको भी कंट्रोल में नहीं किया जा पा रहा है। जैसे कि पंजाब आपका हो गया, बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश में, आप किसी भी स्टेट में चले जाएंगे तो इसकी समस्याएं आपको देखने को मिलेगा ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा है कि मद्यपान अनियंत्रित पीना है। फर्स्ट ऑप्शन है डब्ल्यू जी रेकलेस, सेकेंड ऑप्शन है डब्ल्यू रोजर, थर्ड ऑप्शन है ई एस जॉनसन, फोर्थ ऑप्शन है ई एस बोगाडस। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो डब्ल्यू सी रेकलेस ने कहा है कि मद्यपान अनियंत्रित पीना है। रेकलेस का मानना है कि व्यवहार विचलन की उन समस्याओं का अध्ययन और उनके नियंत्रण की विधियों की खोज जो असामाजिक कृत्यों जैसे वेश्यावृत्ति, आत्महत्या, मादक द्रव्यों का सेवन, अति मद्यपान, जुआ, भिक्षावृत्ति और आवारापन के आपराधिक व्यवहार को जन्म देने में प्रमुख योगदान प्रदान करती है और अपराध की प्रमुख केंद्रीय अध्ययन रुचियां हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, डब्ल्यू सी रेकलेस। तो मद्यपान क्या है, अनियंत्रित पीना है। किसके अकॉर्डिंग, डब्ल्यू सी रेकलेस के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलएसडी किस प्रकार का मादक पदार्थ है। फर्स्ट ऑप्शन है उत्तेजक मादक पदार्थ, सेकंड ऑप्शन है निश्चेतक मादक पदार्थ, थर्ड ऑप्शन है असाधक मादक पदार्थ, फोर्थ ऑप्शन है भ्रांतिजनक मादक पदार्थ। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा,
तो भ्रमोत्पादक या भ्रांतिजनक मादक पदार्थ जो आपका हॉलुसिनोजेन से अनुभूति में विकृति, यानी व्यक्ति चीजों को उनके वास्तविक रूप में ना देख सुनकर उनके नए तरीके से ही देखता सुनता है। वह स्वप्न आकृतियां पैदा करता है। आप देखते हैं जो बच्चे लोग, आप टीवी में ही देखते होंगे, जब वो ड्रग्स ले लेते हैं तो पता नहीं कौन से दुनिया में वो विचरण करने लगते हैं। तो डॉक्टर इनके सेवन की कभी सलाह नहीं देते हैं। और इन श्रेणी में मुख्य द्रव्य जो आपका आता है एलएसडी है, जो व्यक्ति द्वारा निर्मित रासायनिक पदार्थ है। यह इतना शक्तिशाली होता है कि एक तोले से इनके 3 लाख डोज बनाए जाते हैं और नमक के दाने से भी कम उसकी छोटी मात्रा मनुष्य में अत्यधिक मनोरोगमय प्रतिक्रियाएं पैदा कर सकती हैं। एलएसडी को छोटे सफेद गोली के रूप में, क्रिस्टलीय पाउडर के कैप्सूल में या फिर तरल पदार्थ में छोटी शीशी में उपलब्ध किया जाता है। तो कौन कौन से रूप में आपका एलएसडी प्रोवाइड किया जा सकता है? तो एलएसडी आपको छोटे सफेद गोली के रूप में भी देखने को मिल सकता है, क्रिस्टलीय पाउडर के कैप्सूल के रूप में भी देखने को मिल सकता है, या फिर तरल पदार्थ में छोटी शीशी में, ये आप देख सकते हैं इसको। और एलएसडी का जो औसत डोज है, इसका प्रभाव कितने घंटे तक रहता है? तो 8 से 10 घंटे तक रहता है। तो यहाँ आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, भ्रांतिजनक मादक पदार्थ। मीन जो रियलिटी नहीं है, उस रियलिटी की कल्पना कर रहा है व्यक्ति एलएसडी लेने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मद्यपी के नशे की अवस्थाओं के सही क्रम को चिन्हित करें। फर्स्ट ऑप्शन है उपनैदानिकीय भ्रांति उत्तेजना जड़ता अधिमूर्छा। सेकंड ऑप्शन है उपनैदानिकीय जड़ता उत्तेजना भ्रांति अधिमूर्छा। थर्ड ऑप्शन है उपनैदानिकीय उत्तेजना भ्रांति जड़ता अधिमूर्छा। फोर्थ ऑप्शन है उत्तेजना उपनैदानिकीय भ्रांति जड़ता अधिमूर्छा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको सबसे पहले एक बुक का नाम याद रखना है। एमिल बोगिन की बुक का नाम है, द ह्यूमन टॉक्सिकोलॉजी ऑफ एल्कोहल। किसकी बुक का नाम है? राइटर का नाम लिख लीजिए, एमिल बोगिन। इस बुक की बात क्यों किया जा रहा है? तो ये वही बुक है जिसमें पहली बार नशे की अवस्थाओं को शराब पीने से लेकर पूर्ण स्मृति भ्रम होने तक बताए हैं। कौन कौन सा इन्होंने क्रम बताया, यही आपको ध्यान में रखना और यही आपका आंसर भी होगा। तो एमिल बोगिन की इस बुक का नाम आपको नहीं भूलना, द ह्यूमन टॉक्सिकोलॉजी ऑफ एल्कोहल। तो इसी में बताया गया सबसे पहले आपका आ जाएगा उपनैदानिकीय, मीन्स क्या हो गया, सब क्लिनिकल। दूसरा आपका क्या हो जाएगा? उत्तेजना, स्टिमुलेशन हो जाएगा। और तीसरा आपका क्या हो जाएगा? तीसरा आपका हो जाएगा भ्रांति, मीन्स कंफ्यूजन हो गया। और चौथा आपका हो जाएगा जड़ता, स्टपर। और पांचवा आपका क्या हो जाएगा? अधिमूर्छा, मीन्स कोमा। तो ये इनका क्रम बताया गया है शराब पीने से लेकर पूर्ण स्मृति भ्रम तक का। एमिल बोगिन ने बताया है अपने कौन से बुक में बताया? द ह्यूमन टॉक्सिकोलॉजी ऑफ एल्कोहल में। तो यहाँ आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, उपनैदानिकीय उत्तेजना भ्रांति जड़ता अधिमूर्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मद्यपान और मादक द्रव्य व्यसन समस्याएं हैं मुख्यतः। फर्स्ट ऑप्शन है झुग्गी झोपड़ियों की, सेकंड ऑप्शन नगरीय क्षेत्रों की, थर्ड ऑप्शन है ग्रामीण क्षेत्रों की, फोर्थ ऑप्शन जनजातियों की। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो मद्यपान और मादक द्रव्य व्यसन की समस्याएं अधिकतर श्रमिक वर्ग और झुग्गी झोपड़ियों में निवास करने वालों में पाई जाती है। परंतु आजकल आप देखेंगे तो मद्यपान नौ धनी वर्ग या फिर उभरते हुए ग्रामीण परिवारों में अत्यधिक लोकप्रिय हो गया है। वहीं मादक द्रव्यों का प्रयोग शिक्षण वर्ग में, विशेषकर छात्र छात्राओं में भी बहुत अधिक बढ़ गया है। तो यहाँ आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो मद्यपान और मादक द्रव्य व्यसन समस्याएं हैं मुख्यतः झुग्गी झोपड़ियों की। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और अछूता अब इससे कोई भी नहीं बच पा रहा है, सभी वर्ग में आपको देखने को मिल रहा है। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मादक द्रव्य व्यसन का प्रमुख लक्षण है। फर्स्ट ऑप्शन है द्रव्य लेते रहने की अत्यधिक इच्छा या आवश्यकता तथा उसे किसी भी तरीके से प्राप्त करना। सेकंड ऑप्शन है मात्रा डोज बढ़ाने की प्रवृत्ति। थर्ड ऑप्शन द्रव्यों के प्रभाव पर मनोवैज्ञानिक व शारीरिक निर्भरता। फोर्थ ऑप्शन है इनमें से सभी। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? व्यक्ति के व्यवहार की निम्नांकित विशेषताएं मद्यपान के प्रारंभिक लक्षणों के रूप में स्वीकृत की जा सकती है
और इन लक्षणों को देखकर यह पता लगाया जा सकता है कि व्यक्ति में मद्यपान की आदत गंभीर रूप में ग्रहण कर ली है कि नहीं। पहला आपका हो जाता है कि शराब पीने की बार-बार इच्छा और उसकी प्राप्ति को सहज बनाए रखने के संबंध में चिंता। दूसरा आपका क्या हो जाता है, शराब की मात्रा में वृद्धि। यह वृद्धि क्रमशः होती है परंतु हर महीने में इसमें उल्लेखनीय परिवर्तन दिखाई देता है। स्टार्टिंग में व्यक्ति थोड़ा-थोड़ा पीता है, फिर बाद में वो और ज़्यादा की आकांक्षा उसको होने लगती है। और शराब के प्रभाव में आकर अनियंत्रित तथा निम्न स्तरीय व्यवहार करना आप देखते हैं। कभी-कभी रोड पे भी बहुत लोग अल्कोहल वगैरह कंज्यूम करके पड़े मिलते हैं। और आपका नेक्स्ट हो जाएगा, नशे की स्थिति में किए गए कृत्यों अथवा बातों के स्मरण की असफलता, उन्हें याद भी नहीं रहता वो नशे के दौरान पे कौन-कौन से काम किए हैं। और सुबह से ही शराब पीना प्रारंभ कर देना। तो ये सारे लक्षण आपको देखने को मिलता है और बहुत लंबे समय तक अधिक मात्रा में मद्यपान करने से बहुत सारे आपको रिperकशंस भी उसके देखने को मिलता है, जैसे लीवर की बीमारी हो गया, पेट में अल्सर हो गया, हृदय गति का रुकना हो गया, अत्यधिक तनाव हो गया, आंतरिक रक्तस्राव, ये सभी शारीरिक हानियाँ देखने को मिलती है। और इसके अतिरिक्त बात करें तो शराब के निरंतर अत्यधिक मात्रा में सेवन से मस्तिष्क की जो कोशिकाएँ हैं, जो ब्रेन सेल हैं, वे क्षति होने लगती है, उसकी इंजरी होने लगती है। तो यहाँ आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसके जो मादक द्रव्य व्यसन है, इसके प्रमुख लक्षण में आपका द्रव्य लेते रहने की अत्यधिक इच्छा या आवश्यकता तथा उससे किसी भी तरीके से प्राप्त करना। आप देखते हैं घर में चोरी भी करना पड़ जाए तो उससे भी पीछे नहीं हटते, क्योंकि लेना है, मादक द्रव्य व्यसन के आगोश में आना है। सेकंड आपका क्या हो जाता है, डोज बढ़ाने की प्रवृत्ति। पहले व्यक्ति थोड़ा-थोड़ा लेता है, फिर धीरे-धीरे उसकी डोज बढ़ाने लगता है, उसकी प्रवृत्ति उसके अंदर इनकलकेट होने लगती है। और आपका थर्ड हो जाता है, द्रव्यों के प्रभाव पर मनोवैज्ञानिक व शारीरिक निर्भरता। आप देखते हैं अगर वो लोग नहीं पीते तो उनके शरीर में अजीब से उनको महसूस होने लगता है, जिसकी वजह से वे उस चीज को लेने के फिर आदी हो जाते हैं, एडिक्शन हो जाता है। इसीलिए तो ज़रूरत पड़ जाती है आपका नशा मुक्ति केंद्र वगैरह का, नहीं तो उनकी ज़रूरत ही ना पड़े। अगर अगर इसको नहीं लेते तो उनके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, तो क्योंकि नहीं लेते, पहले ले नहीं रहे होते हैं, तब तो उनका जीवन अच्छा चल रहा होता है और जब ले लेते हैं तो उसके बाद वो उसके बिना नहीं रह पाते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, इनमें से सभी। क्योंकि बुरी चीज़ें लत है जो बुरी चीज़ों की बहुत जल्दी लग जाती है लेकिन छूटती बहुत देर से है। सामाजिक समस्याओं के अंतर्गत आपका नेक्स्ट टॉपिक आ गया वेश्यावृत्ति, प्रोस्टिट्यूशन। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बने, चलिए सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, धार्मिक विश्वासों के आधार पर जिस प्रथा के रूप में वेश्यावृत्ति को प्रोत्साहित किया गया उसे कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन रखेल परंपरा, सेकंड ऑप्शन देवांगना परंपरा, थर्ड ऑप्शन देवदासी परंपरा, फोर्थ ऑप्शन है नियोग परंपरा। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये क्वेश्चन आपसे पीजीटी एग्जाम 2009 एंड 2010 में पूछा गया था। तो सबसे पहले देखते हैं, जो धार्मिक आधार पर, धार्मिक विश्वासों के आधार पर जिस प्रथा के रूप में वेश्यावृत्ति को प्रोत्साहित किया गया उसे आपका देवदासी परंपरा कहा जाता है। तो देवदासी की मीनिंग क्या होती है? देवदासी मीन्स होता है आपका सर्वेंट ऑफ गॉड, देव की दासी, जिन्हें बाद में व्यक्ति ने अपनी दासी बना लिया, वो अलग बात है। भारत में सबसे पहले देवदासी परंपरा के अंतर्गत धर्म के नाम पर स्त्रियों के यौन शोषण को संस्थागत रूप दिया गया था। इतिहासविदों और मानव शास्त्रियों के अकॉर्डिंग देवदासी परंपरा संभवतः 6ठी सदी में शुरू हुई थी आपको, और ऐसा माना जाता है कि अधिकांश जो पुराण थे इसी काल में लिखे गए। और देवदासी शब्द की हम बात करें, सबसे पहले आपको कौटिल्य के अर्थशास्त्र में देखने को मिलता है, और मत्स्य पुराण हो गया आपका, विष्णु पुराण हो गया, अन्य धार्मिक ग्रंथों में भी शब्द का उल्लेख मिलता है। और जो प्रोस्टिट्यूशन है, वेश्यावृत्ति है, इसमें क्या होता है, आपको आर्थिक लाभ के लिए अवैध संबंध बनाना और व्यवसाय के रूप में इसे देखा जाता है, इसीलिए इन्हें सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं होती है। आपका यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, देवदासी परंपरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम वेश्यावृत्ति को उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो सबसे पहले आपको बताना है वेश्यावृत्ति का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है, अभी आपको बताया गया। आपका फर्स्ट ऑप्शन है अर्थशास्त्र, सेकंड ऑप्शन उपनिषद, थर्ड ऑप्शन है पुराण, फोर्थ ऑप्शन है मनुस्मृति। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देवदासी शब्द का प्रथम प्रयोग आपको कौटिल्य के अर्थशास्त्र में देखने को मिलता है। आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, अर्थशास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वेश्यावृत्ति की विशेषता नहीं है, बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है व्यवसाय,
सेकंड ऑप्शन है आर्थिक लाभ, थर्ड ऑप्शन है अवैध संबंध, फोर्थ ऑप्शन है सामाजिक प्रतिष्ठा। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वेश्यावृत्ति आपका क्या व्यवसाय है और कौन से आर्टिकल के तहत अलाउ किया गया? अगर आपको याद हो तो आप बता सकते हैं, आपको कभी ना कभी किसी न किसी सेशन में बताया गया था। और नेक्स्ट है आपका आर्थिक लाभ के लिए किया जाता है और एक अवैध संबंध माना जाता है, अवैध संबंध है, तो इसके तहत चलते इसको सामाजिक प्रतिष्ठा नहीं प्राप्त होती है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, सामाजिक प्रतिष्ठा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज की निराश्रिता कल की बेश्या है, सही है या गलत? फर्स्ट ऑप्शन है अंशतः सही, सेकंड ऑप्शन पूर्णतः सही, थर्ड ऑप्शन अंशतः गलत, फोर्थ ऑप्शन है पूर्णतः गलत। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आज की निराश्रिता मीन्स डेस्टिट्यूट जो है कल की बेश्या ही हो, प्रोस्टिट्यूट ही हो, यह जरूरी नहीं, क्योंकि सामाजिक मानदंड जो सोशल नॉर्म्स है मनुष्य को रोकते हैं। और यदि इच्छा शक्ति भी दृढ़ हो तो भी विपरीत परिस्थिति में भी वेश्यावृत्ति के दलदल से बचा जा सकता है। परंतु हमेशा ही ऐसा हो या जरूरी भी नहीं, क्योंकि आप देखते हैं ऐसी कंडीशन आ जाती है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए अंशतः सही, बट इसका करेक्ट आंसर आपका जो रिवाइज्ड आंसर किया है और जो स्टार्टिंग में आंसर किया है, दोनों में इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी को माना गया, पूर्णतः सही को माना गया है। बट इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए अंशतः सही, क्योंकि जरूरी नहीं कि जो आज डेस्टिट्यूट है कल वो प्रोस्टिट्यूट ही बने। कोई और भी चीजें वो अप्लाई कर सकती है, कोई और काम कर सकती है उस अपना जीवन यापन करने के लिए। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो है, कोई भी व्यक्ति मजबूरी में ही ऐसा प्रोफेशन चूज करना चाहेगा, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं करना चाहेगा। और बहुत लोगों की मजबूरी है, कुछ को इंडल्ज कर दिया जाता है जैसे आप, और कुछ को फोर्सफुली करवाया जाता है। जैसे एक मूवी आई थी ना आलिया भट्ट की, कौन सी थी, गंगूबाई काठियावाड़ी, तो इस वाली मूवी में भी ऐसे ही दिखाया गया था कुछ। तो आपका यहाँ राइट आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए अंशतः सही, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि हर समय ऐसा ही हो कि अगर कोई व्यक्ति अभाव में है तो यही प्रोफेशन चूज करेगा, ऐसा नहीं है। यहाँ आपका 50th टॉपिक हुआ कंप्लीट और हम पहुंच गए अपने 51 पे। आज देखेंगे 51 एंड 52 और हमारा टोटल कितना है? 56। तो जल्दी आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। और आपका 51th वाला टॉपिक क्या है? जनसंख्या की समस्या, प्रॉब्लम्स ऑफ पॉपुलेशन। तो इससे रिलेटेड जो भी पीवाईक्यूज हम अपने सॉल्व करेंगे। और इससे पहले आप सबका भी बिहार स्टेट का एग्जाम हुआ, आप सबने बोला कि जो भी मैराथन में दिया गया वहां से क्वेश्चंस नहीं पूछा गया। तो ऐसा कतई नहीं था कि बिल्कुल से क्वेश्चन नहीं पूछा गया आपका। हाँ, आपका नेट का पीवाईक्यूज वहां पर डायरेक्ट पूछ लिया गया था। तो आपको सोशियोलॉजी का टर्म कब कॉइन किया गया ये नहीं बताया गया था। बताया गया था कई बार मूथरस्ट क्या होता है, यहाँ से क्वेश्चन आया, ये भी बताया गया था। कुट्टम भी आपको बताया गया था। और और क्या था, अनुलोम प्रतिलोम, मैरिज, ये सब भी बताया गया था। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन देखने को मिला जो आपको बताया गया था। बट जब आप सबने बोला कि यहाँ से क्वेश्चन आया ही नहीं, तो मुझे लगा आखिर क्या ही पूछ लिया गया है। तो मैंने बस इतना ही सोचा था कि घटना चक्र आपका किसी तरह कंप्लीट कराया जाएगा और फिर सोशियोलॉजी टाटा बाय बाय। बट जब रौनक सर ने अपना आंसर की सेंड किया, जब मैंने देखा कि अरे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पढ़ाए क्वेश्चन बने हैं। बट क्या होता है कि जब आप मैराथन सेशन देखते हैं उस समय आपका माइंड कंप्लीटली एग्जॉस्ट हो जाता है। आपको समझ में नहीं आता आपने क्या पढ़ा था क्या नहीं, क्योंकि मैराथन उन बच्चों के लिए रामबाण है जिन्होंने पहले पढ़ रखा है। क्योंकि वहां से उनका जो चीजें भूल गए रहते हैं वो चीजें रिफ्रेश हो जाती है, रिकॉल कर पाते हैं चीजों को। बट जब आप पहली बार सुन रहे हैं तो आपके लिए कतई वो यूजफुल होने वाला नहीं है, मैराथन किसी का भी हो। तो यही सब बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। और आपको, मेरा मानना है कि आपको जो यहाँ पर सोशियोलॉजी पीवाईक्यू का प्लेलिस्ट है आपको वो सेव कर लेना चाहिए। क्योंकि अगर आप सोशियोलॉजी पीवाईक्यू के प्लेलिस्ट का पहला ही वीडियो आप देखेंगे, वहीं से डायरेक्ट आपके बिहार एग्जामिनेशन जो हुआ आपका बिहार स्टेट का, 5 से 6 क्वेश्चन तो डायरेक्ट वहीं से आपको देखने को मिला था। चलिए फिर आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आपका आगे का क्या है? जनसंख्या की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ पॉपुलेशन से रिलेटेड जो भी पीवाईक्यूज पूछे गए। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका इस टॉपिक का, भारत में प्रथम नियमित जनगणना किस वर्ष की गई? फर्स्ट ऑप्शन है 1911, सेकेंड ऑप्शन 1931, थर्ड ऑप्शन है 1881, फोर्थ ऑप्शन है 1880। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो भारत में प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुआ था आपका 1872 में। बट यहाँ पर आपका पूछा गया प्रथम नियमित जनगणना, तो प्रथम नियमित जनगणना आपका 1881 में स्टार्ट हुआ। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1881। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है? फर्स्ट ऑप्शन है राजस्थान, सेकंड ऑप्शन है बिहार, थर्ड ऑप्शन है मध्य प्रदेश, फोर्थ ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये क्वेश्चन आपसे पीजीटी एग्जाम 2000 में पूछा गया था।
आप उस टाइम पे देखेंगे या प्रेजेंट टाइम में देखेंगे तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन है आपका? उत्तर प्रदेश। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। आप सेंसस 2011 का देखेंगे क्योंकि अभी तो कोई सेंसस आया नहीं है आपका। आप 2011 का सेंसस देखते हैं तो इसके अकॉर्डिंग आपका भारत में अगर आप सर्वाधिक जनसंख्या वाला 3 राज्य देखते हैं तो आपको कौन-कौन सा देखने को मिलता है? 3 आप याद रखिएगा। फर्स्ट आपका यूपी हो जाएगा, सेकंड आपका महाराष्ट्र हो जाएगा और थर्ड आपका क्या हो जाएगा? थर्ड आपका हो जाएगा बिहार। तो ये आपको टॉप 3 नेम याद रख लेने हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। अभी आपको बताया गया, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। और ये क्वेश्चन आपसे उत्तराखंड जीआईसी लेक्चरार एग्जाम 2020 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जनगणना 2011 के अनुसार प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या का क्या अनुपात था? फर्स्ट ऑप्शन है 830, सेकंड ऑप्शन 910, थर्ड ऑप्शन 940, फोर्थ ऑप्शन है 950। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये क्वेश्चन पूछा गया था आरपीएससी लेक्चरार एग्जाम 2015 में। तो सेंसस 2011 की हम बात करें तो इसके अकॉर्डिंग प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या कितनी है? 940। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 940। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या का जैविकीय सिद्धांत डैश डैश से संबंधित है। फर्स्ट ऑप्शन है स्पेंसर, सेकंड ऑप्शन है माल्थस, थर्ड ऑप्शन ड्यूमा, फोर्थ ऑप्शन है डेविस। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था उत्तराखंड जीआईसी लेक्चरार एग्जाम 2018 में। तो जनसंख्या का जैविकीय सिद्धांत स्पेंसर से रिलेटेड है। उन्होंने अपने जैविक लेखों में जनसंख्या वृद्धि के प्राकृतिक नियम का वर्णन किया है। स्पेंसर की बात कर रहे हैं, उनके अकॉर्डिंग जनसंख्या का एक प्राकृतिक नियम है जो मानव को जनसंख्या नियंत्रण के उत्तरदायित्व से मुक्त करता है। और स्पेंसर ने स्पष्ट किया है कि ज्यों-ज्यों मानव व्यक्तिगत, वैज्ञानिक और आर्थिक विकास में व्यस्त होता है, त्यों-त्यों उसकी जनसंख्या वृद्धि में रुचि कम होती जाती है। तो आप कह सकते हैं व्यक्तिगत विकास तथा प्रजनन में प्रतिलोमात्मक सहसंबंध है। तो आपका यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, स्पेंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या घनत्व के सिद्धांत से कौन संबंधित है? फर्स्ट ऑप्शन है माल्थस, सेकंड ऑप्शन है सैडलर, थर्ड ऑप्शन है स्पेंसर, फोर्थ ऑप्शन है दुर्खीम। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था उत्तराखंड जीआईसी लेक्चरार एग्जाम 2018 में। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका घटना चक्र में दिया गया है कि माइकल थॉमस सैडलर के सिद्धांत के अकॉर्डिंग मानव की जनसंख्या में वृद्धि की इच्छा जनसंख्या के घनत्व में वृद्धि होने से कम हो जाती है। दूसरे शब्दों में बात करें तो मानव में जनसंख्या वृद्धि की इच्छा तथा जनसंख्या घनत्व में प्रतिलोमात्मक सहसंबंध है। और सैडलर के विचार से जनसंख्या घनत्व में वृद्धि हो जाने से मनुष्य की जनसंख्या बढ़ाने की प्रवृत्ति में कमी आ जाती है और सैडलर ने जनसंख्या वृद्धि के प्राकृतिक नियम का प्रतिपादन किया है। तो आपका यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसके अकॉर्डिंग राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, सैडलर। बट जनसंख्या के घनत्व का सिद्धांत देखेंगे तो ये आपका माल्थस से भी रिलेटेड है, कई जगह आपको देखने को मिलेगा। तो आप देख लीजिएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य केंद्र शासित क्षेत्र में भारत की जनगणना 2011 के अनुसार अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत न्यूनतम है? आपका फर्स्ट ऑप्शन है बिहार, सेकंड ऑप्शन है उत्तराखंड, थर्ड ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, फोर्थ ऑप्शन है केरल। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ आपको बताना अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत न्यूनतम कहाँ पर है और ये सेंसस आपका 2011 की बात किया जा रहा है। तो हम सबसे पहले देखेंगे बिहार। बिहार में कितने परसेंटेज है अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत? 1.3 है। वहीं हम उत्तराखंड की बात करते हैं तो उत्तराखंड में 2.9% है और उत्तर प्रदेश में कितना है? 0.6% है। और केरल में कितना है? केरल में आपका है 1.5%। तो सबसे कम कहाँ पर है? सबसे कम आपका उत्तर प्रदेश में है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कितना है? 0.6%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के आधार पर यह कौन सा राज्य है जहां जनसंख्या कम हुई है? फर्स्ट ऑप्शन अरुणाचल, सेकंड ऑप्शन नागालैंड, थर्ड ऑप्शन हिमाचल, फोर्थ ऑप्शन है गोवा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो नागालैंड ऐसा राज्य है जहां 2001 की तुलना में
2011 में जनसंख्या कम हुई है, कितने प्रतिशत की कमी देखने को मिली है? 0.6% की कमी देखने को मिली है। जहां 2001 में जो जनसंख्या है, जो पॉपुलेशन है नागालैंड की, कितनी थी? 19 लाख 90,036। वहीं आपका 2011 में कितनी पॉपुलेशन हो गई? 19,78,502। तो आपका यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, नागालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जननांकीय प्रक्रिया है? फर्स्ट प्रजननता, सेकंड मर्त्यता, थर्ड अस्वस्थता, फोर्थ है धार्मिक संप्रदायों के बीच जनसंख्या अनुपात। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन दिया गया है, पहला ऑप्शन है 1 और 2, सेकंड ऑप्शन है 1 2 3, थर्ड ऑप्शन है 1 2 3 4, फोर्थ ऑप्शन है आपका 2 और 4। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जननांकीय जो आपका डेमोग्राफी है, मूल रूप से जनसंख्या का अध्ययन है, जिनकी 5 प्रक्रियाएं हैं। कौन कौन सी हैं? आपका प्रजननता हो जाता है, दूसरा आपका मर्त्यता हो जाएगा, मीन्स मृत्यु क्रम, और तीसरा आपका विवाह हो जाएगा, और चौथा देशांतरण, और पांचवा क्या हो जाएगा? सामाजिक गतिशीलता। तो इन पांचों का ही परिमाणात्मक अध्ययन आपका जननांकीय है। तो आपका यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, 1 और 2। जबकि आपका जो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड है, अपना जो आंसर की उनका आया था, चाहे रिवाइज्ड आंसर की आया हो या फर्स्ट वाला, उसमें उनका राइट आंसर ऑप्शन सी को माना गया, जो कि आपका सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जननांकीय प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है जन्म दर, सेकेंड ऑप्शन मृत्यु दर, थर्ड ऑप्शन प्रवास, फोर्थ ऑप्शन है रोग ग्रस्तता। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था आरपीएससी लेक्चरार एग्जाम 2018 में। तो जननांकीय प्रक्रिया से जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास संबंधित है, जबकि जो रोगग्रस्तता है, इससे इसका कोई संबंध नहीं है। जन्म दर और मृत्यु दर और प्रवास, ये आपका जननांकीय प्रक्रिया से संबंधित है, और यहाँ पूछा गया कौन सा संबंधित नहीं है। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रोगग्रस्तता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या की रचना करता है? फर्स्ट ऑप्शन है जन्म और मृत्यु दर, सेकेंड ऑप्शन देशांतरण की दिशा, थर्ड ऑप्शन लिंग अनुपात, फोर्थ ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जन्म और मृत्यु दर, देशांतरण की दिशा, लिंग अनुपात, तीनों आपका जनसंख्या की रचना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी, क्योंकि जनसंख्या की रचना में आपका जन्म और मृत्यु दर भी आएगा, देशांतरण की दिशा भी आएगा, और लिंग अनुपात भी। ये तीनों ही आपका जनसंख्या की रचना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनर्जनन की जैविक क्षमता को कहते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है उर्वरता, सेकंड ऑप्शन है ब्रह्मचर्य, थर्ड ऑप्शन है बांझपन, और फोर्थ ऑप्शन है जनन शक्ति। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो पुनर्जनन की जैविक क्षमता को जनन शक्ति कहते हैं, जेनेटिक्स कहते हैं। आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, जनन शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक असंतुलित शिशु लिंगानुपात किस राज्य में दर्ज हुआ? फर्स्ट ऑप्शन है हरियाणा, सेकंड ऑप्शन है बिहार, थर्ड ऑप्शन पंजाब, फोर्थ ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये आपका सेंसस 2011 की बात किया जा रहा है, इसमें आपको बताना है कि सबसे अधिक असंतुलित शिशु लिंग अनुपात किस राज्य में दर्ज हुआ। तो सबसे पहले नंबर का क्या हो जाएगा? आप टॉप 5 याद रखना है आपको। हरियाणा पहले नंबर पे हो जाएगा। हरियाणा का कितना है? हरियाणा का है आपका 834, और सेकंड पे आपका क्या आ जाएगा? पंजाब आ जाएगा, और पंजाब का कितना है? पंजाब का है आपका 846। वहीं हम थर्ड नंबर पर देखें तो जम्मू एंड कश्मीर का आ जाएगा। जम्मू कश्मीर का कितना है? सेक्स रेशियो 862। और राजस्थान का कितना है? फोर्थ नंबर पर आपका राजस्थान आ जाएगा। राजस्थान का सबसे इजी है, कितना है? 888 है। और फिफ्थ नंबर पर आपका कौन आ जाएगा? गुजरात आ जाएगा। गुजरात का कितना है? गुजरात का है 890। तो ये टॉप स्टेट आप याद रख सकते हैं। आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, हरियाणा। हरियाणा का कितना है? 834, 834 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड में लिंगानुपात क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है 763, सेकंड ऑप्शन है 1063, थर्ड ऑप्शन है 863, और फोर्थ ऑप्शन 963।
और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था उत्तराखंड जीआईसी लेक्चरार एग्जाम 2020 में। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जो सेंसस 2011 है, इसके अकॉर्डिंग उत्तराखंड में लिंगानुपात 963 है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 963। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य केंद्र शासित क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत सर्वोच्च है? फर्स्ट ऑप्शन मेघालय, सेकंड नागालैंड, थर्ड मिजोरम, फोर्थ है लक्षद्वीप। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये क्वेश्चन आपसे उत्तराखंड जीआईसी लेक्चरार एग्जाम 2018 में पूछा गया था। तो सबसे पहले आप देखिए मेघालय, मेघालय में कितना प्रतिशत है? मेघालय में 86.1%। और नागालैंड की बात करते हैं तो नागालैंड में कितना है? नागालैंड में है आपका 86.5%। और वहीं मिजोरम की बात करते हैं तो मिजोरम में कितना है? 94.4% है। और लक्षद्वीप में कितना है? 94.8%। तो आपका सबसे ज्यादा कहाँ पर है? लक्षद्वीप में। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी लक्षद्वीप। तो भारत की जनगणना 2011 के अनुसार लक्षद्वीप में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार भारतीय जनसंख्या का कुल कितना प्रतिशत गांव में निवास करता है? फर्स्ट ऑप्शन है 80.8%, सेकेंड ऑप्शन है 75.8%, थर्ड ऑप्शन 68.8% और फोर्थ ऑप्शन 62.8%। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये क्वेश्चन आपसे उत्तराखंड जीआईसी लेक्चरार एग्जाम 2020 में पूछा गया था। तो भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार भारतीय जनसंख्या का कुल 68.8% जनसंख्या गांव में निवास करती है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 68.8%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जनसांख्यिकी का निम्नलिखित में से सूचक नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है निम्न जीवन स्तर, सेकेंड ऑप्शन बेरोजगारी, थर्ड ऑप्शन जनसंख्या में असाधारण वृद्धि, फोर्थ ऑप्शन है प्राकृतिक साधनों व जनसंख्या में संतुलन। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो भारत में जनसंख्या के अधिक होने का कारण क्या है? कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था, गरीबी, निम्न जीवन स्तर, बेरोजगारी, जनसंख्या में असाधारण वृद्धि, नगरीकरण की धीमी प्रक्रिया, अशिक्षा, विवाह के समय कम उम्र का होना, संयुक्त परिवार प्रणाली, धार्मिक तथा सामाजिक अंधविश्वास, ये सभी हैं। तो आपका यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा इनमें से इंडिकेटर नहीं है आपका? तो निम्न जीवन स्तर भी हो जाएगा, बेरोजगारी भी है जनसंख्या अधिक का सूचक और जनसंख्या में असाधारण वृद्धि तो है ही। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी प्राकृतिक साधनों व जनसंख्या में संतुलन। तो ये आपका सूचक नहीं है भारत में जनसंख्या के अधिक होने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जननांकीय अंतरण शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? फर्स्ट ऑप्शन है जन्म और मृत्यु दर का ऊंचा स्तर, सेकेंड ऑप्शन है जन्म और मृत्यु दर का नीचा स्तर, थर्ड ऑप्शन है मृत्यु दर में गिरावट और जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, फोर्थ ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये क्वेश्चन आपसे आरपीएससी लेक्चरर एग्जाम 2013 में पूछा गया था। तो जन्म और मृत्यु दर का ऊंचा स्तर हो गया, जन्म और मृत्यु दर का निम्न स्तर हो गया, और मृत्यु दर में गिरावट और जनसंख्या में तीव्र वृद्धि हो गया। जननांकीय अंतरण के लिए प्रयुक्त होता है, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के लिए प्रयोग किया जाता है। आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में जनसंख्या वृद्धि का निश्चायक कौन है? फर्स्ट ऑप्शन जन्म दर, सेकेंड ऑप्शन मृत्यु दर, थर्ड ऑप्शन देशांतर गमन, फोर्थ ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये क्वेश्चन आपसे पीजीटी एग्जाम 2004 एंड 2016 में पूछा गया है। तो भारत में आबादी बढ़ने के दो मुख्य रीजन है। पहला आपका हो जाता है जन्म दर का अधिक होना और दूसरा क्या हो जाता है आपका? मृत्यु दर पर लगभग नियंत्रण पा लेना। और इन दो मुख्य कारणों के अलावा विभिन्न सामाजिक मुद्दे भी हैं जिनसे देश की आबादी बढ़ती जा रही है। जो आबादी है देश की बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे शादी या सार्वभौमिक विवाह प्रणाली, गरीबी और निरक्षरता, पुराने सांस्कृतिक आदर्श, अवैध प्रवासी, देशांतर गमन, ये सभी आपके रीजन है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो जनसंख्या वृद्धि का निश्चय कौन है? आपका जन्म दर भी है, मृत्यु दर भी है, देशांतर गमन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि के लिए उत्तरदायी कारक है।
फर्स्ट ऑप्शन बाल विवाह, सेकंड ऑप्शन बाल विवाह की अनिवार्यता। पहला है आपका बाल विवाह, दूसरा है विवाह की अनिवार्यता, थर्ड है पुत्र प्राप्ति को अधिक महत्व और फोर्थ ऑप्शन है यह सभी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये क्वेश्चन आपसे उत्तराखंड जीआईसी लेक्चरर एग्जाम 2020 में पूछा गया था। तो बाल विवाह हो गया आपका, विवाह की अनिवार्यता हो गया, पुत्र प्राप्ति को अधिक महत्व भारत में अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि के लिए उत्तरदायी कारक हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन डी, यह सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित आयु श्रेणियों में कौन महिलाओं की प्रजनन आयु वर्ग के रूप में मान्य है? फर्स्ट ऑप्शन है 15 टू 45, सेकेंड ऑप्शन 18 टू 49, थर्ड ऑप्शन 15 टू 49 और फोर्थ ऑप्शन है 20 टू 45। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 15 टू 49 आयु श्रेणियों की महिलाओं की प्रजनन आयु वर्ग के रूप में मान्य है। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 15 से 49 साल। और ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था उत्तराखंड जीआईसी लेक्चरर एग्जाम 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या के महत्वपूर्ण कारक के रूप में इनमें से कौन है जो जन्म व मृत्यु के स्तर को निर्धारित करता है? फर्स्ट ऑप्शन है मृत्यु दर, सेकेंड ऑप्शन प्रजनन दर, थर्ड ऑप्शन आयु घटक, फोर्थ ऑप्शन है यौन घटक। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये क्वेश्चन आपसे आरपीएससी लेक्चरर एग्जाम 2015 में पूछा गया था। तो आयु घटक जनसंख्या के महत्वपूर्ण कारक के रूप में जो जन्म व मृत्यु के स्तर को निर्धारित करता है। यदि समाज में बच्चों की संख्या अधिक होगी तो मृत्यु दर क्या होगी? आपकी अधिक होगी, श्रम शक्ति कम होगी, फलतः राष्ट्रीय विकास में उत्पादन में जो योगदान है नगण्य होगा और वृद्ध व्यक्ति अधिक होंगे तब भी यही बात होगी, लेकिन युवा शक्ति अधिक है तो उसका योगदान विशिष्ट होगा। तो आपका यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, आयु घटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कारकों पर विचार कीजिए। ए, बढ़ती जन्म दर, बी, अतिरिक्त अर्जक के रूप में बच्चों की महत्ता का एहसास, सी, घटती मृत्यु दर, डी, विवाह की बढ़ती उम्र। इनमें से कौन से भारत में जनसंख्या विस्फोट के कारण है? फर्स्ट ऑप्शन ए बी सी, सेकेंड ऑप्शन सी तथा डी, थर्ड ऑप्शन बी सी तथा डी, फोर्थ ऑप्शन है बी तथा डी। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था आरपीएससी लेक्चरर एग्जाम 2013 में। तो निम्नलिखित कारकों पर आपको विचार करना है। तो भारत में जनसंख्या विस्फोट के कारणों में बढ़ती जन्म दर भी आएगा और अतिरिक्त अर्जक के रूप में बच्चों की महत्ता का एहसास और घटती मृत्यु दर भी होगा, ये सभी आपका शामिल है। बट जो विवाह की बढ़ती उम्र है ये जनसंख्या वृद्धि को रोकने में सहायक है, ना कि जनसंख्या विस्फोट का कारण है। तो आपका यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन, तो ये तो होगा नहीं, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या वृद्धि का कौन सा कारण नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है विवाह की निम्न आयु, सेकेंड ऑप्शन है उच्च अशिक्षितता, थर्ड ऑप्शन है परिवार नियोजन के प्रति धार्मिक मनोवृत्ति, फोर्थ ऑप्शन है व्यवसायिक शिक्षा। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था आरपीएससी लेक्चरर एग्जाम 2018 में। तो विवाह की निम्न आयु हो गया, उच्च अशिक्षा हो गया और परिवार नियोजन के प्रति धार्मिक मनोवृत्ति हो गया, ये सभी आपके जनसंख्या वृद्धि के कारण है। जबकि जो आपका व्यवसायिक शिक्षा है इससे जनसंख्या वृद्धि का कोई भी रिलेशन नहीं है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, व्यवसायिक शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका असर्शन रीजन बेस्ड। कथन क्या दिया गया आपका? सामान्यतः जटिल समाजों में अवैयक्तिक संबंध प्रबल होते हैं। कारण क्या दिया गया है? जटिल समाजों में जनसंख्यात्मक घनत्व अधिक होता है। निम्नलिखित कूटों में से सही उत्तर का चयन करना है आपको। फर्स्ट ऑप्शन है ए तथा आर दोनों सही है तथा आर से ए के कारण की सही व्याख्या होती है। बी ऑप्शन क्या दिया गया? ए तथा आर दोनों सही है लेकिन आर से ए की सही व्याख्या नहीं होती है। सी ऑप्शन क्या है? ए सत्य है लेकिन आर गलत है। डी ऑप्शन क्या है? ए गलत है लेकिन आर सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जटिल समाज या बृहद समाज या औद्योगिक समाज में अवैयक्तिक संबंध क्या है आपका? प्रबल होता है। आपका कथन क्या है? सही दिया गया है। और जटिल समाजों में जनसंख्यात्मक घनत्व अधिक होता है, ये भी आपका करेक्ट है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि औद्योगिकरण के फलस्वरूप बसावट उद्योग के आसपास के क्षेत्र में तीव्रता से होती है।
तो यहाँ आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो आपका कारण है वो कथन को वैलिड कर रहा है। राइट आंसर हो जाएगा ए तथा आर दोनों सही, और आर से ए के कारण की सही व्याख्या होती है। तो राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक औसत व्यक्ति जितने साल जीवित रहने की प्रत्याशा कर सकता है उसे कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है जीवन आशा, सेकेंड ऑप्शन जीवन समय अवधि, थर्ड ऑप्शन फैक्लिडिटी जनन शक्ति, फोर्थ ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था आरपीएससी लेक्चरर एग्जाम 2013 में। तो एक औसत व्यक्ति जितने साल जीवित रहने की प्रत्याशा कर सकता है उसे जीवन आशा कहते हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जीवन आशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या विश्लेषण में निम्न में से कौन सी अवधारणा अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है जन्म दर, सेकेंड ऑप्शन मृत्यु दर, थर्ड ऑप्शन है जनन क्षमता, फोर्थ ऑप्शन है पारिस्थितिकीय दर। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था आरपीएससी लेक्चरर एग्जाम 2013 में। तो जनसंख्या विश्लेषण में जन्म दर हो गया, मृत्यु दर हो गया, जनन क्षमता हो गया, अधिक महत्वपूर्ण है, जबकि परिस्थितिकी दर जो है आपका ये कम महत्वपूर्ण है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रसंग में मलिन बस्ती की जनसंख्या में वृद्धि यह बताती है। फर्स्ट ऑप्शन ग्रामीण गरीबी का विस्तार, सेकेंड ऑप्शन ग्रामीण संपन्नता का विस्तार, थर्ड ऑप्शन शहरी संपन्नता का विस्तार, फोर्थ ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा, तो मलिन बस्तियां शहरों में अवस्थित ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें निम्न स्तर की आवास व्यवस्था पाई जाती है। जो मलिन बस्तियां हैं, जो स्लम एरिया है, इसके विकास का प्रमुख कारण क्या है, गरीबी है, जिससे ग्रामीण गरीबी का विस्तार होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए ग्रामीण गरीबी का विस्तार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या ज्यामितीय अनुपात में बढ़ती है, जीवन निवही सामग्री गणितीय अनुपात में बढ़ती है। ऐसा किसने कहा है। फर्स्ट ऑप्शन माल्थस, सेकेंड ऑप्शन फ्रायड, थर्ड ऑप्शन है के किंग्सले डेविस, फोर्थ ऑप्शन है मैकाइवर। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन आपका पीजीटी एग्जाम 2016 एंड 2021 में पूछा गया है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो माल्थस का कथन है कि जनसंख्या ज्यामितीय अनुपात में बढ़ती है, जीवन के साधन गणितीय अनुपात में बढ़ते हैं। पॉपुलेशन इंक्रीजेस इन ज्योमेट्रिकल रेशियो और सबसिस्टेंस इंक्रीजेस इन अरिथमेटिकल रेशियो। आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए माल्थस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से अर्थशास्त्री ने प्रमुख रूप से जनसंख्या अध्ययन पर रुचि दिखाई। फर्स्ट ऑप्शन है मार्क्स, सेकेंड ऑप्शन वेबर, थर्ड ऑप्शन रिकार्डो, फोर्थ ऑप्शन है माल्थस। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था आरपीएससी लेक्चरर एग्जाम 2018 में। तो माल्थस ऐसे अर्थशास्त्री थे जिन्होंने जनसंख्या अध्ययन पर रुचि दिखाई और कहा कि जनसंख्या ज्यामितीय अनुपात में बढ़ती है, जबकि जीवन के साधन गणितीय अनुपात में बढ़ते हैं। तो आपको ये लाइन बहुत अच्छे से याद रखना, क्योंकि ये आपका असर्शन रीजन में भी बना के पूछ लिया जाता है और कथन कारण में भी। तो अब ध्यान में रखना, जनसंख्या ज्यामितीय अनुपात में बढ़ती है, जबकि जो जीवन के साधन है गणितीय अनुपात में बढ़ते हैं। और यहाँ आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी माल्थस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या का अध्ययन करने के लिए सामाजिक केशिका के अवधारणा का उपयोग किसने किया है। फर्स्ट ऑप्शन है माल्थस, सेकेंड ऑप्शन है ड्यूमा, थर्ड ऑप्शन है दुर्खीम, फोर्थ ऑप्शन है कार्ल मार्क्स। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सामाजिक केशिका का सिद्धांत ए ड्यूमा द्वारा फ्रांसीसी जनसंख्या की वृद्धि के अध्ययन पर बेस्ड है। ड्यूमा के अकॉर्डिंग किसी राष्ट्र में संख्या का विकास वहां के व्यक्तिक विकास के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और ड्यूमा के सिद्धांत को सामाजिक केशिका का सिद्धांत कहा गया। तो आपका यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी ए ड्यूमा। चलिए फिर यहाँ पर आपका ये टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं समाज कल्याण कार्यक्रम सोशल वेलफेयर प्रोग्राम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बने हैं। इस टॉपिक का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है निम्नांकित में से सरकार द्वारा किया जाने वाला कौन सा प्रयत्न समाज कल्याण से संबंधित है। फर्स्ट ऑप्शन है बड़े बड़े बांध और पुलों का निर्माण, सेकेंड ऑप्शन राष्ट्रीय आय में वृद्धि, थर्ड ऑप्शन विस्थापितों के लिए आवास की सुविधाएं, फोर्थ ऑप्शन है बैंकों का राष्ट्रीयकरण। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो विस्थापितों के लिए आवास की सुविधाएं
समाज कल्याण से संबंधित है आपका, जबकि जो बड़े-बड़े बांध और पुलों का निर्माण और संरचनात्मक जो इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार है इससे रिलेटेड है। और राष्ट्रीय आय में वृद्धि जो है ये आपका अर्थव्यवस्था में वृद्धि का द्योतक है। और बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी आपका आर्थिक नीतियों से रिलेटेड है। तो यहाँ आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, विस्थापितों के लिए आवास की सुविधाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवार कल्याण कार्यक्रम की किन सेवाओं को आरसीएच सर्विसेज के नाम से चलाया जा रहा है? फर्स्ट ऑप्शन है मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को। सेकंड ऑप्शन है एड्स से बचाव संबंधी सेवाओं को। थर्ड ऑप्शन है परिवार नियोजन सेवाओं को। फोर्थ ऑप्शन है उपर्युक्त सभी को। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो प्रजनन और बाल स्वास्थ्य आरसीएच कार्यक्रम जो है ये आपका अक्टूबर 1997 में आरंभ किया गया, जिसमें जनसंख्या और विकास के मुद्दों के नए मार्गों को शामिल करते हुए 1994 के दौरान कायरो में आयोजित इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस इन पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट में सामने लाया गया। और ये जो कार्यक्रम है, जो प्रोग्राम है, बाल उत्तरजीविता और सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम, जिसमें महिलाओं के यौवन से रजोनिवृत्ति को उनके प्रजनन चक्र भर में महिलाओं की प्रजनन स्वास्थ्य के सभी पहलुओं को इसमें शामिल किया जाता है। आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग की स्थापना भारत में कब हुई? फर्स्ट ऑप्शन है 1951, सेकंड ऑप्शन 1937, थर्ड ऑप्शन 1934, फोर्थ ऑप्शन है 1950। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 1946 में एक समिति आपका गठित हुआ था, नियोगी समिति। तो इसके ही संस्तुति पर आपका संपूर्ण आर्थिक क्षेत्र के पुनर्निर्माण के लिए योजना आयोग का गठन किया गया। और 1950 के मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के अनुसार योजना आयोग का गठन 1950 में संविधान लागू होने के बाद हुआ। और यह एक गैर संवैधानिक राजनीतिक संस्था थी। तो संवैधानिक राजनीतिक संस्था का मतलब क्या है? कि संविधान में ऐसा कोई एज सच आर्टिकल नहीं है जिसके तहत योजना आयोग की स्थापना किया गया। योजना आयोग की स्थापना आपका मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के अनुसार हुआ है, ना कि किसी आर्टिकल के तहत आपके कॉन्स्टिट्यूशन का। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? गैर संवैधानिक। ये राजनीतिक संस्था थी आपका। आपको पता है कि 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को आपका समाप्त कर दिया गया। इसके स्थान पर नीति आयोग की स्थापना किया गया। और नीति का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, आपको ध्यान में रखना है क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? आपके प्रधानमंत्री। और योजना आयोग के भी अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। आपका यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, 1950। और ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था जीआईसी एग्जाम 2009 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में विकास की पंचवर्षीय योजनाओं का प्रतिदर्श लिया गया है। फर्स्ट ऑप्शन संयुक्त राज्य अमेरिका से, सेकंड ऑप्शन जापान से, थर्ड ऑप्शन रूस से, थर्ड ऑप्शन चीन से। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 1928 में रशिया ने आर्थिक नियोजन की पद्धति को अपनाया और अल्प समय में उन्नति और निर्धनता को दूर करने में सफल प्रेरणा मिली इससे उसको। और 1930 की जो विश्वव्यापी मंदी आई उसने पूंजीवाद की जड़ों को हिलाकर रख दिया। तो सर एम विश्वेश्वरैया ने आर्थिक नियोजन पर 1934 में प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया नाम का अपना एक बुक पब्लिश करवाया, और जिसमें भारत के नियोजित आर्थिक विकास हेतु एक 10 वर्षीय आर्थिक विकास कार्यक्रम प्रस्तुत किया, जिसका मेन उद्देश्य क्या था? राष्ट्रीय आय को 10 वर्ष में दुगना करना था। फिर स्वतंत्रता के पश्चात 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना किया गया। तो ये डेट आपको याद रखना है, किस डेट पर आपका योजना आयोग की स्थापना किया गया? 15 मार्च 1950, जिसका मेन एम क्या था? राष्ट्र का सामाजिक आर्थिक विकास, रूस की नियोजन प्रगति से प्रेरित होकर स्वतंत्र भारत की रक्षा करना, राष्ट्रीय योजना समिति के प्रस्ताव को लागू करना, सीमित साधनों का अधिकतम उपयोग और प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया से प्रेरित होकर। तो जो आपका योजना आयोग है, इसकी स्थापना के समय इसमें 6 सदस्य थे। और बाद में आपका 1961 में आयोग के संगठन में कुछ चेंज किया गया और सदस्य की संख्या बढ़ाकर 8 कर दिया गया। और बाद में भी सदस्यों की संख्या में परिवर्तन होता रहा, बट अब आपको पता है कि 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग ने स्थान ले लिया है योजना आयोग का। तो यहाँ आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कि भारत में
विकास की पंचवर्षीय योजनाओं का प्रतिदर्श कहाँ से लिया गया? आपका रशिया से लिया गया। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रूस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचवर्षीय योजनाओं का मुख्य उद्देश्य है। फर्स्ट ऑप्शन है सामाजिक विकास, सेकंड ऑप्शन है आर्थिक विकास, थर्ड ऑप्शन सामाजिक आर्थिक विकास, फोर्थ ऑप्शन है शिक्षा का विकास। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? सामाजिक आर्थिक विकास। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सामाजिक आर्थिक विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस वर्ष में प्रारंभ हुई? फर्स्ट ऑप्शन 1950, सेकंड ऑप्शन 1951, थर्ड ऑप्शन 1952, फोर्थ ऑप्शन है 1953। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले आपको ये चार्ट याद होना चाहिए, हमेशा ही आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बने यहाँ से कि 5 ईयर प्लान का क्या पीरियड रहा है और क्या ऑब्जेक्टिव रहा है, ये बातें आपको ध्यान में रखना है। तो हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान की बात करते हैं, इसका टाइम पीरियड क्या रहा है? 1951 से 1956। और यहाँ आपको फर्स्ट 5 ईयर प्लान का ही ईयर के स्टार्टिंग का वही पूछा जा रहा है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 1951। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहा? ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। तो किसी को जो कृषि है इसको सर्वोच्च प्राथमिकता दिलाना इसका मेन लक्ष्य था फर्स्ट 5 ईयर प्लान का। वही हम बात करते हैं आपका सेकंड 5 ईयर प्लान, इसका टाइम पीरियड 1956 से 61 का रहा है। इसका मेन उद्देश्य आपका इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रहा है, आधारभूत तथा भारी उद्योगों पर विशेष बल के साथ तीव्र औद्योगिकरण है। और हम थर्ड 5 ईयर प्लान की बात करते हैं तो इसका टाइम पीरियड 1961 से 66 का रहा है। इसका मेन एम क्या है? आपका अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर तथा स्वतः स्फूर्त बनाना, सेल्फ सफिशियंसी इन फूड, सेल्फ सफिशियंसी इन इकोनॉमी, इसका मेन ऑब्जेक्टिव रहा है आपका थर्ड 5 ईयर प्लान का। वही फोर्थ 5 ईयर प्लान की बात करें तो इसका टाइम पीरियड 1969 से 74 का रहा है। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? सेल्फ रिलायंस एंड सस्टेन्ड ग्रोथ। तो आपका फोर्थ 5 ईयर प्लान का जो लक्ष्य है स्थिरता के साथ आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति है। वही हम फिफ्थ 5 ईयर प्लान की बात करेंगे, आपका काफी इंपॉर्टेंट है, 1974 से 79 इसका टाइम पीरियड रहा है। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? रिमूवल ऑफ पॉवर्टी। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए गरीबी हटाओ का नारा कहाँ दिया गया था? आपका फिफ्थ 5 ईयर प्लान में गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति इसका मेन उद्देश्य था आपका पंच जो फिफ्थ 5 ईयर प्लान है इसका। तो ध्यान में रखना, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बने हैं। और सिक्स्थ 5 ईयर प्लान की बात करें तो इसका टाइम पीरियड 1980 से 85 का रहा है। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? गरीबी निवारण तथा रोजगार सृजन पर बल, इम्प्रूवमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर इन एग्रीकल्चर इंडस्ट्री रहा है। और हम सेवेंथ 5 ईयर प्लान की बात करें तो इसका टाइम पीरियड 1985 से 90 का रहा है। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? मॉडर्नाइजेशन एंड इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। तो सेवेंथ 5 ईयर प्लान का आपका उद्देश्य और भी याद रख लेना, अनाज का उत्पादन रहा है, रोजगार के अवसरों में वृद्धि, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता और सामाजिक न्याय की मूलभूत अवधारणाओं के तहत विकास करना इसका मेन लक्ष्य रहा आपका सेवेंथ 5 ईयर प्लान का। वहीं एट्थ 5 ईयर प्लान की बात करें तो इसका टाइम पीरियड 1992 से 97 का रहा है। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। वहीं हम बात करते हैं आपका नाइन्थ 5 ईयर प्लान का, तो इसका टाइम पीरियड क्या है? 1997 से 2002। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? रूरल डेवलपमेंट एंड डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग, जो ग्रामीण इलाके इसका डेवलपमेंट इसका मेन ऑब्जेक्टिव रहा है। और टेंथ 5 ईयर प्लान की बात करें तो इसका टाइम पीरियड क्या है? 2002 से 2007। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? जो इन्वेस्टमेंट है इनको इंक्रीज करना। और 11th 5 ईयर प्लान की बात करें तो इसका टाइम पीरियड रहा है 2007 से 2012। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहा है? ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द पीपल, जो लोग हैं उनका ओवरऑल डेवलपमेंट करना, ये इसका ऑब्जेक्टिव रहा आपका 11th 5 ईयर प्लान का। और 12th 5 ईयर प्लान की बात करें तो इसका टाइम पीरियड क्या है? 2012 से 2017। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और ये भी पूछा जाता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट किस पंचवर्षीय योजना का ऑब्जेक्टिव रहा है? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 12th 5 ईयर प्लान। तो ध्यान में रखना। चलिए देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, और ये टेबल आपको अच्छे से याद रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी हटाओ था? अभी आपको बताया गया, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन है चौथी पंचवर्षीय योजना, सेकंड ऑप्शन है पांचवी पंचवर्षीय योजना, थर्ड ऑप्शन है छठी पंचवर्षीय योजना, और फोर्थ ऑप्शन है सातवीं पंचवर्षीय योजना। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपको अभी बताया गया था कि जो फिफ्थ 5 ईयर प्लान है आपका, फिफ्थ 5 ईयर प्लान आपको याद रखना है।
और इसका टाइम पीरियड 1974 से 79 का रहा है और इसका मेन जो उद्देश्य रहा है और लक्ष्य रहा है क्या है, गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। तो आपका यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, 5वीं पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ पर पूछा गया कि छठी पंचवर्षीय योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई। अगर आपको वो टेबल याद रहता तो आप इसका आंसर इजीली दे पाते। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो छठी पंचवर्षीय योजना की स्टार्टिंग कब हुई, आप देख सकते हैं। देखिए 6th 5 ईयर प्लान की स्टार्टिंग 1980 से 85। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर छठी पंचवर्षीय योजना का हमने क्या देखा आपका 1980 से 1985। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1980। और ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था जीआईसी एग्जाम 2009 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष छठी पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुई। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेम वही क्वेश्चन है और ये आपका पीजीटी एग्जाम 2013 में पूछा गया है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1980। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकीकृत शिशु विकास कार्यक्रम आईसीडीएसपी अपनाया गया। फर्स्ट ऑप्शन 1964 में, सेकेंड ऑप्शन 1971 में, थर्ड ऑप्शन 1974 में, फोर्थ ऑप्शन है 1977 में। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो जो एकीकृत शिशु विकास कार्यक्रम है आईसीडीएसपी, ये योजना 0 से 6 आयु के बच्चों और 16 से 44 वर्ष की गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के सर्वांगीण विकास के लिए एक सरकारी पहल है जो उनके स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा पर ध्यान देंगी। इसका मेन उद्देश्य शिशु मृत्यु दर, बाल कुपोषण को कम करना और स्कूल पूर्व शिक्षा प्रदान करना है। जो बच्चे हैं 0 से 6 साल का, तो इनके हैं स्कूल पूर्व शिक्षा प्रदान करना रहा है। और इस योजना को आपका 2 अक्टूबर 1975 को भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया और यह योजना बचपन के विकास के लिए विश्व की सबसे बड़े और सबसे अनोखे कार्यक्रमों में से एक है। तो आपका यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा, सबसे मोस्ट नियरेस्ट आपका ऑप्शन दिख रहा है ऑप्शन सी, 1974। और आपको ध्यान में रखना है, और ये जो योजना है आपका कब स्टार्ट किया गया था, 2 अक्टूबर 1975। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनजातियों को प्राइवेट व्यापारियों के शोषण से बचाने के लिए और उनके उत्पादों के लिए यथोचित मूल्य की प्राप्ति के लिए भारत सरकार ने किस संस्था का गठन किया है। फर्स्ट ऑप्शन है ट्राइफेड, सेकंड ऑप्शन है एनएसएफडीसी, थर्ड ऑप्शन है एससीपी, फोर्थ ऑप्शन है आईटीडीपी। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो जनजातियों को निजी व्यापारियों के शोषण से बचाने के लिए और उनके उत्पादों के लिए यथोचित मूल्य की प्राप्ति के लिए भारत सरकार ने ट्राइफेड, और ट्राइफेड का फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है तो आपको ध्यान रखना, अगर ट्राइफेड का फुल फॉर्म जो है आपको याद होगा तो भी अगर इसके उद्देश्य वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप सॉल्व कर लेंगे। इसका फुल फॉर्म क्या होता है ट्राइफेड का, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। हिंदी में क्या हो जाता है, भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन संघ लिमिटेड। और इसका स्थापना कब किया गया था आपका, 6 अगस्त 1987 को किया गया था। ट्राइफेड ने भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में 1988 से अपना कार्य करना स्टार्ट कर दिया और इस संस्था का मेन एम क्या रहा है, आदिवासी उत्पादों के विपणन विकास के क्रियान्वयन के लिए आपसी सहयोग और लोकतांत्रिक तरीके से स्व सहायता व अपने आयोजनों में वृत्तिकों के माध्यम से अपने सदस्यों की आर्थिक समुन्नति एवं समाज के लिए एक राज्य से अधिक राज्यों में अपने सदस्यों के हित को मजबूत करना रहा है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए ट्राइफेड। और ट्राइफेड का फुल फॉर्म नहीं भूलना, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में समन्वित जनजातीय विकास परियोजना आईटीडीपी आरंभ की गई। फर्स्ट ऑप्शन 1975 ईस्वी से, सेकेंड ऑप्शन 1980 ईस्वी से, थर्ड ऑप्शन 1983 ईस्वी से, फोर्थ ऑप्शन है 1987 ईस्वी से। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन आपका जीआईसी एग्जाम 2009 में पूछा गया, देन आपका पीजीटी एग्जाम 2013 में पूछा गया। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो भारत में समन्वित जनजातीय विकास परियोजना आईटीडीपी 1 अप्रैल 1974 को अस्तित्व में आई। जो फाइनेंशियल ईयर था उस टाइम पे 1974 से 1975 होने के कारण
1975 इसका ईयर माना जा सकता है और 1978 के प्रारंभ में 180 एकीकृत आदिवासी विकास परियोजनाओं की स्थापना हो चुकी थी, जिनमें से 121 बृहद और 59 लघु परियोजनाएं थी। आपका यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 1975। बट जो चयन बोर्ड है इसका राइट आंसर ऑप्शन बी को माना 1980 को, जो कि आपका सही नहीं है। तो जो ये परियोजना, इसका जो मेन एम है, अगर हम अल्पकालिक उद्देश्य इसका देखें तो क्या है? सभी प्रकार के शोषण का अंत करना, सामाजिक आर्थिक विकास की प्रक्रिया को गतिशील करना, लोगों में आंतरिक शक्ति का निर्माण करना और उनकी संस्थागत योग्यता में वृद्धि करना। वहीं अगर आप इस योजना की दीर्घकालिक उद्देश्य देखेंगे तो क्या है? जनजातीय क्षेत्र और अन्य क्षेत्रों के मध्य विकास के अंतर को कम करना और क्या हो जाएगा आपका? जनजातियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना। ये इसके दीर्घकालिक उद्देश्य हैं। तो आपको ध्यान में रखना है इसके अल्पकालिक उद्देश्य क्या रहे हैं और दीर्घकालिक उद्देश्य क्या रहे हैं। चलिए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महिला स्वयं सिद्धि योजना संबंधित है। फर्स्ट ऑप्शन है महिलाओं को मुक्त न्यायिक सहायता प्रदान करना। सेकंड ऑप्शन है महिलाओं का सर्वांगीण विकास करना। थर्ड ऑप्शन है महिलाओं का सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण करना। फोर्थ ऑप्शन है ग्रामीण महिलाओं में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता पैदा करना। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो महिला स्वयं सिद्धि योजना की घोषणा केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा महिला सशक्ति वर्ष 2001 में की गई थी। इस योजना का मेन एम महिलाओं का सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण करना है और इस योजना को प्रथम चरण में देश के 650 विकास खंडों में संचालित करने का निर्णय किया गया। आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, महिलाओं का सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय का गठन कब किया गया था? फर्स्ट ऑप्शन 1995, सेकंड ऑप्शन 1996, थर्ड ऑप्शन 1997, फोर्थ ऑप्शन है 1998। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका 1985 से 86 में पूर्ववर्ती कल्याण मंत्रालय को महिला और बाल विकास विभाग और कल्याण विभाग में विभक्त किया गया था और इसी के साथ तात्कालीन कल्याण मंत्रालय बनाने के लिए अनुसूचित जाति विकास विभाग, जनजातीय विकास प्रभाग और पिछड़ा वर्ग कल्याण प्रभाग को गृह मंत्रालय से और वक्फ प्रभाग को कानून मंत्रालय से हटा दिया गया था। इसके बाद आपका मई 1998 में मंत्रालय का नाम चेंज करके सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय रख दिया गया। तो यहाँ आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 1998। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार का अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां देना उदाहरण है। फर्स्ट ऑप्शन है सकारात्मक भेदभाव का, सेकंड ऑप्शन है अधिमानी व्यवहार का, थर्ड ऑप्शन सकारात्मक क्रिया का, फोर्थ ऑप्शन है सराहनीय सेवा का। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये क्वेश्चन आपसे आरपीएससी लेक्चरर एग्जाम 2015 में पूछा गया था। सरकार का अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां देना सकारात्मक भेदभाव का एग्जाम्पल है। सकारात्मक भेदभाव एक विशिष्ट समुदाय के साथ सकारात्मक व्यवहार करने के लिए संदर्भित करता है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, सकारात्मक भेदभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैन हीम के अनुसार प्रजातांत्रिक नियोजन का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन एक है? फर्स्ट ऑप्शन प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, सेकेंड ऑप्शन है व्यक्ति और समाज का रूपांतरण, थर्ड ऑप्शन शिक्षा का प्रसार, फोर्थ ऑप्शन गरीबी उन्मूलन। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये क्वेश्चन आपसे जीआईसी एग्जाम 2009 में पूछा गया था। तो मैन हीम का मानना था कि प्रजातांत्रिक नियोजन स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय और सांस्कृतिक मानकों को बढ़ावा दे सकती है। यह सत्ता के केंद्रीकरण और फैलाव को संतुलित कर सकती है, साथ ही व्यक्तित्व के विकास को भी प्रोत्साहित कर सकती है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, सामाजिक व्यक्ति और समाज का रूपांतरण। तो मैन हीम के अनुसार प्रजातांत्रिक नियोजन का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्यक्ति और समाज का रूपांतरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिष्ठा योजना किससे संबंधित है? फर्स्ट ऑप्शन सिर पर मानव मल ढोने वाले सफाई कामगार, सेकंड ऑप्शन है चर्मकार, थर्ड ऑप्शन बसोड़, फोर्थ ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा?
तो प्रतिष्ठा योजना सिर पर मानव मल ढोने वाले सफाई कामगारों से संबंधित है और यह योजना जो है आपका भारत सरकार द्वारा 1992 से 93 में लॉन्च किया गया था। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, सिर पर मानव मल ढोने वाले सफाई कामगार। और ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था पीजीटी एग्जाम 2003 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कब की गई थी? फर्स्ट ऑप्शन है जनवरी 2015, सेकंड ऑप्शन अप्रैल 2015, थर्ड ऑप्शन जून 2015, फोर्थ ऑप्शन है सितंबर 2015। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? और ये क्वेश्चन आपका पीजीटी एग्जाम 2021 में पूछा गया था। तो भारत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने 22 जनवरी 2015 में कहाँ से स्टार्ट किया था? पानीपत हरियाणा में किया था। और यह योजना 3 मंत्रालय, महिला और बाल विकास, स्वास्थ्य परिवार कल्याण और मानव संसाधन मंत्रालय, जो कि अब आपका शिक्षा मंत्रालय हो गया, इसके द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, जनवरी 2015। तो आपको ध्यान में रखना, जो आपका योजना से रिलेटेड क्वेश्चन है वो भी आपको आने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए आपका प्रतिष्ठा योजना पूछा गया जो सिर पर मानव मल ढोने वाले सफाई कामगार से रिलेटेड था। और यहाँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना से रिलेटेड पूछा गया। तो जो भी करंट में आपकी योजनाएं चल रही हो, जो भी बच्चों से रिलेटेड, महिलाओं से रिलेटेड, आदिवासी तबके से रिलेटेड जो भी योजनाएं आपका करंट में चल रहा हो, वो भी आपको याद करके जाना, क्योंकि योजना से भी रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। तो जो वल्नरेबल सोसाइटीज हैं उनके लिए जो भी योजनाएं चलाई जा रही वो आपको याद होना चाहिए। यहाँ आपका सोशल वेलफेयर प्रोग्राम से रिलेटेड जो भी पीवाईक्यूज आपके एग्जाम में बने थे हमने सॉल्व कर लिया। आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। अभी दो तीन तीन क्लास और लेना पड़ेगा, उसके बाद आपका प्रकाश सीरीज कंप्लीट हो जाएगा और आप सभी के एग्जाम अच्छे हो, इसी आशा के साथ आपको ये पूरा पीजीटी का जो सीरीज करवाया गया, सॉल्व करवाया गया। और आप सभी को अगर ये सेशन पसंद आता है तो आप भी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, मुझे भी अच्छा लगेगा। जनरली आपसे कहा नहीं जाता है बट आप करेंगे तो अच्छा लगेगा। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी न्यू सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।